जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और अर्थशास्त्र में हमको पूरा अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना। हम लोगों को ये जो भी बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं के अंतर्गत हमको अध्ययन करना है। तो हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले लिखा है बेसिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक और उसके साथ साथ लिखा है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थात जो अर्थव्यवस्था के प्रकार और क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं और इसके क्षेत्र कितने होते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, 5 ईयर प्लान अर्थात पंचवर्षीय योजनाएं। तीसरा टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चौथा है नेशनल इनकम। फिर आगे है इन्फ्लेशन जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे बात करते हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात गरीबी एवं बेरोजगारी। अगला टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। फिर है इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, उद्योग और कृषि। हालांकि कृषि या उद्योग ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, कुछ लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। फिर अगला टैक्स कर, जितने भी इसके हैं उनको पढ़ना है। उसके साथ साथ हमको बजट पढ़ना है। अगला टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है ये स्टैटिक का भी टॉपिक है। तो कुछ लोग यहाँ पर अर्थशास्त्र में इसको पढ़ाते हैं और कुछ लोग कहाँ पर पढ़ाते हैं, स्टैटिक में। हालांकि ये टॉपिक पढ़ा दिया गया तुम लोगों को, बुकलेट में दिया गया ना। तो हम लोग आज बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो हमारा सिलेबस है, हमको इतना पढ़ना है और हर एक सब्जेक्ट अपने आप में अथाह होती है, सारा हमको पढ़ना नहीं रहता। जहां से क्वेश्चन आते हैं हमको पढ़ना, और मान के चलिए लगभग 2 या 3 क्वेश्चन अर्थात से एसएससी में जरूर आते हैं। तो पहला टॉपिक जो डालेंगे हम लोग, डालिए सभी लोग, परिचय, इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक डालिए इंट्रोडक्शन। अच्छा, अर्थशास्त्र है क्या। सबसे पहला ही हमारे माइंड में सवाल आता है कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थधन शास्त्र। अर्थ का मतलब रुपया पैसा, शास्त्र मतलब साहित्य। ठीक। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, चंद्रगुप्त। कौटिल्य के द्वारा नहीं लिखी गई। अच्छा, विष्णुगुप्त। अच्छा, उन्हीं का नाम। अच्छा अच्छा, ठीक। तो पहला टॉपिक हम लोग डालते हैं परिचय। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, परिचय। देखिए, एक व्यक्ति थे 4वीं शताब्दी के आसपास, किस शताब्दी के आसपास, 4वीं शताब्दी के आसपास एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था, विष्णुगुप्त। इन्हीं को कौटिल्य कहते थे। क्या कहते थे, कौटिल्य। और इन्हीं को दूसरा क्या नाम था, और क्या नाम था इनका, चंद्रगुप्त कि चाणक्य, क्या नाम था। देखिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और जो पुस्तक लिखी थी ना, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम रखा गया अर्थशास्त्र। उस पुस्तक का क्या नाम रखा गया, अर्थशास्त्र। क्या नाम रखा गया, अर्थशास्त्र। देखिए, चाणक्य कहा जाए, विष्णुगुप्त कहा जाए या कौटिल्य कहा जाए, एक ही नाम है ना, एक ही नाम है। अर्थात इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, सप्तांग। कौन सा सिद्धांत दिया, सप्तांग सिद्धांत दिया। और अगर देखा जाए तो ये पुस्तक जो थी ना, ये अर्थ के बारे में, रुपया पैसा के बारे में नहीं बताती थी। ये कैसी किताब थी, ये एक राजनीतिक या प्रशासनिक किताब थी। कैसी किताब थी, राजनैतिक या
प्रशासनिक किताब थी, अर्थात इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने राजनैतिक या प्रशासनिक ढांचा को बताया, लेकिन उस पुस्तक का नाम क्या रखा? अर्थशास्त्र। क्या नाम रखा? अर्थशास्त्र। उसके बाद क्या है, देखिए एक व्यक्ति होते हैं एडम स्मिथ। कौन होते हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इन्हीं को। इन्हें क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र का क्या कहते हैं? इन्हें जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किस पुस्तक में इन्होंने अर्थ के बारे में बताया, रुपया पैसा के बारे में बताया, क्यों इनको जनक कहा जाता? कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। अर्थात इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इंग्लिश में पूछी जाएगी, हिंदी में नहीं पूछी जाएगी, नहीं हिंदी रूपांतरण कर दियो। द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी गई? 1776 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखी गई? एडम स्मिथ के द्वारा। और इसी पुस्तक में इन्होंने अर्थ के बारे में, रुपया पैसा के बारे में बताया, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमी। अर्थात आधुनिक, चाहे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाए या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाए, तो कौन होगा? आंसर हमारा क्या होगा? एडम स्मिथ। देखिए फिर क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के पितामह कौन है? हमने बताया कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक पितामह किसे कहते हैं? कौटिल्य को। विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र के बारे में बताया किसने? एडम स्मिथ। और उस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। लिखी कब गई? 1776 ईस्वी में। और इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने पूंजीवाद के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? पूंजीवाद के बारे में बताया। देखिए अगर अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाए, अर्थशास्त्र के पितामह कौन है? पितामह मतलब धमाल मूवी देखो, धमाल, रितेश देशमुख क्या कहता है? हर बाप का एक बाप होता जिसे हम दादाजी कहते हैं, कहता। ठीक, तो पितामह कौन है इसके? जेम्किंस। पितामह कौन है? जेम्किंस। अंतर समझना, ये क्या है? फादर है, ये क्या है? पितामह। तो फादर बड़ा होता है, पितामह, पितामह बड़ा होता है ना। तो अगर कहा जाए पितामह कौन है, तो पितामह कौन है? जेम्किंस। तो 3 पॉइंट राइट कर लीजिए यहां से। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य के द्वारा लिखी गई। इन्होंने इसी बुक के अंतर्गत सप्तांग सिद्धांत दिया। और सप्तांग सिद्धांत, अगर ये पुस्तक हकीकत में देखा जाए तो राजनीतिक या प्रशासनिक थी। एडम स्मिथ जो हैं अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं या आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। कब राइट की गई? 1776 में। और अर्थशास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जेम्किंस को। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए अर्थशास्त्र है क्या, अभी तुम लोग बताए नहीं पूरी तरीके से। अर्थ मतलब रुपया, शास्त्र मतलब किताब ना। जो किताब रुपया के बारे में बताओ अर्थशास्त्र है। अच्छा, और जो चीज जिसमें लड़ाई अगर इतिहास में है, तो अगर का इतिहास का दिन मत तो लड़ाई के बारे में बताओ, तो कहा जाए लड़ाई शास्त्र। जो चीज अगर अर्थ के बारे में बता रहा तो अर्थशास्त्र। जो चीज लड़ाई के बारे में बताया जाए लड़ाई शास्त्र। जो प्रधानमंत्री के बारे में बताया प्रधानमंत्री शास्त्र। सही है? सही है कि नहीं? देखिए मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, कोई नाम बता सकता है? क्या क्या नाम रखा जाए? एक हो गए कल्लू, एक हो गए भल्लू ना। दोनों लोगों की इनकम मान लीजिए कि इनकी जो आय है, इनकी आय है 15,000 रुपए और इनकी आय कितनी है?
कितनी है? 20,000 रुपए। कितने हैं? 20,000 रुपए। देखिए ये खर्च खर्च कर रहे हैं 10,000। कितना खर्च कर रहे हैं? 10,000। और ये कितना खर्च कर रहे हैं? ये भी कितना खर्च कर रहे हैं? 10,000। ठीक। इनकी इनकी जो बचत है, बचत कितनी आएगी? 5,000। और इनकी 10,000। अब सुनिए, अब मान लीजिए इनको क्या हुआ, इनको जरूरत पड़ गई। इनको जरूरत कितने रुपए की है? इनको जरूरत मान लीजिए 8,000 की है। और इनको भी कितनी जरूरत है? 8,000 की। तो बताइए कौन अपनी जरूरत पूरी कर लेगा? हाँ, भल्लू ना। कौन जरूरत पूरा कर लेगा? भल्लू। तो क्या कल्लू अपनी जरूरत नहीं पूरा कर सकता? देखो, ये अपनी जरूरत पूरा करने के लिए ये अपनी जरूरत पूरा करने के लिए अपनी या तो आय को बढ़ाएंगे। पहली कंडीशन क्या हुआ? हाँ हाँ, पहली कंडीशन क्या हुआ कि ये क्या करेंगे? आय को बढ़ाएंगे। दूसरी कंडीशन, इसके साथ साथ ये क्या कर सकते हैं? अपने खर्च को सीमित करेंगे। खर्च को सीमित करेंगे या घटा देंगे ना। और क्या कर सकते हैं? और कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे इसी के अंतर्गत। जो आय को बढ़ाएंगे तो किसी ना किसी योजना के तहत ही तो आय बढ़ेगी, क्योंकि आय तो ऑलरेडी इनकी यहाँ पर 15,000 है। तो योजना के तहत ही आय बढ़ सकती है, ऐसे तो बढ़ नहीं सकती। बढ़ सकती? बढ़ सकती। या फिर संसाधन बढ़ाएंगे, या फिर संसाधन बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई एक संसाधन ले आएंगे तो उससे इनकी आय हो सकती है। तो संसाधन बढ़ाएंगे, संसाधन बढ़ाएंगे, योजना बनाएंगे, योजना बनाएंगे। तो जो ये अपनी आय को, ये अपनी जो इनकी आय है, जो आय बढ़ेगी अर्थात अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए इनके द्वारा जो भी गतिविधियां की जाएंगी वास्तव में वही अर्थशास्त्र है। वही क्या है? अर्थशास्त्र है। देखिए, जैसे तुम्हारी प्रबल इच्छाएं कई हैं, है ना। तो ये बताइए कि क्या सारी पूरी हो जाती हैं? क्या सारी पूरी हो जाती हैं? नहीं होती ना। तो जो अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे, जिन विधियों द्वारा, जिन कर्तव्यों द्वारा, जो प्रयास आप कर रहे हो, वही देखा जाए नॉर्मल शब्दों में क्या है? इतिहास। देखिए, संसाधन हमारे क्या है? सीमित है। संसाधन हमारे क्या है? सीमित है। और जरूरतें हमारी असीमित। अथाह लिख देगा, असीमित। सही लिखें। देखिए, संसाधन हमारे कैसे हैं? सीमित हैं। और जरूरत हमारी असीमित है। जरूरत हमारी क्या है? असीमित है। तो इन जो संसाधन है, सीमित संसाधनों का प्रयोग करके जरूरतों को पूरी करना ही अर्थशास्त्र, दूसरे शब्दों में कहा जाए। बात समझ में? अगले उससे प्रयास समझो। देखिए, जैसे मान लीजिए बाजार समझते हो तुम लोग, मार्केट जिसे कहते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए कि तुमको 200 रुपए दिया गया, 200 रुपए दिया गया। अब 200 रुपए दिया गया तो क्या तुम्हारी ये क्या हो गया? तुम्हारे संसाधन हो गया ना। ये तुम्हारा संसाधन हुआ ना। मान लीजिए कि 200 रुपए में तुमको 180 रुपए का सामान लाने को कहा गया। कितने रुपए की? 180 रुपए की। और मान लीजिए कि तुमको एक रिचार्ज कराना, और रिचार्ज की कीमत कितने रुपए है? 25 रुपए। कितने रुपए है? 25 रुपए। तो तुम क्या करोगे? जो तुम्हारी ये जरूरत है ना, यहां पर 200 रुपए तुमको मिले, जरूरत तुमको एक सब्जी कितनी लानी है? 180। तो तुम अपने जरूरतों में कुछ कटौती करोगे, कुछ टीडीएस चार्ज लगा दोगे, जिसको गांव में देसी भाषा में कहते हैं चूना लगाना। तभी तो आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। तो यही हमारी क्या है? अर्थशास्त्र। थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र समझना हुआ कि अर्थशास्त्र नॉर्मल शब्द में कैसे सीखे। तो चलिए लिखिए, कुछ कथन हम लोग लिखते हैं पहले। लिखिए, अर्थशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। अर्थशास्त्र
सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। गुड मॉर्निंग। ये किसका कथन है? सैमुअल्सन का। किसका है? सैमुअल्सन का। अर्थात इन्होंने क्या बताया कि अर्थशास्त्र जो है ये सभी सामाजिक विज्ञानों की क्या है? रानी है। क्या है? रानी है। तो ये कथन किसका है? किसका है? सैमुअल्सन का। दूसरा कथन लिखते हैं। देखिए जो सैमुअल्सन थे ना, ये ब्रिटिश के एक दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। ये कौन थे? जो सैमुअल्सन थे ये ब्रिटेन के क्या थे? एक दार्शनिक थे, और दार्शनिक के साथ साथ ये कौन थे? अर्थशास्त्री थे। अगला कथन हम राइट करते हैं। आगे हम बात करते हैं। लिखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका है? धन का विज्ञान है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? एडम स्मिथ का। ये कथन किसका है? एडम स्मिथ का। अगला कथन हम राइट करते हैं। अगला कथन राइट करिए। अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। ये अल्फ्रेड अरे भाई साहब, अल्फ्रेड नोबेल 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डायनामाइट का खोज करिंदा है। 1833, 1866, 1896 में बतावा हुई। पहली बार 1901 में दींदा है। 1901 में स्थापना किया गया है। ये अल्फ्रेड मार्शल आए हैं। रिकार्डो का लगान सिद्धांत दिया गया है। नहीं पढ़ो कक्षा 10 में? नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं। ठीक, राइट करिए इनको। अगला कथन राइट करते हैं हम। लिखिए अर्थशास्त्र कला समूह में, अर्थशास्त्र कला समूह में अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम, विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। सामाजिक विज्ञानों की रानी है। ये कथन किसका है? ये भी कथन सैमुअल्सन का। किसका है? देखिए कहीं कहीं इनका नाम सैमुअल्सन लिखा रहता है। सैमुअल्सन नाम वही है। ये कौन है? ब्रिटेन के एक क्या हैं? दार्शनिक हैं। और ब्रिटेन के क्या हैं? अर्थशास्त्री। कौन है? अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की क्या है? रानी है। सभी सामाजिक विज्ञानों की क्या है? रानी। अच्छा, क्या सभी सामाजिक विज्ञानों का राजा भी होगा? तो कौन सब्जेक्ट होगा? बगैर सोचे समझे क्या पता होगा। चलिए ठीक, राइट करिए। मिटाया जाए इसको। अरे किंग हो सकता है, राजा नहीं होगा। अगला राइट करिए। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अगला कथन राइट करिए। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक
विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी गतिविधियों जो मानव व्यवहार तथा उसकी उसकी गतिविधियों, आवश्यकताओं तथा इच्छाओं आवश्यकताओं तथा इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग देखिए, ये कथन है रॉबिन्सन का। किसका है? रॉबिन्सन। देखिए लिखा, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी गतिविधियों, आवश्यकताओं तथा इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? रॉबिन्सन का। ये कथन किसका है? रॉबिन्सन का। राइट करिए। हो गया, मिटाया जाए इसको, ऊपर वाला मिटा दिया जाए। अर्थशास्त्र जो है, जो इकोनॉमी है, ये किस भाषा से लिया गया? किस भाषा से लिया गया? हाँ, किस भाषा से लिया गया? एक भाषा तुमने सुना होगा, ग्रीक। ग्रीक भाषा सुने हो? ठीक। ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया, ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से इसकी एक्सप्लेन किया गया है, इसकी व्याख्या की गई है, वहां से लिया गया है। ये कौन सी भाषा है? ग्रीक। अर्थात जो इकोनॉमी है, ये ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? ओइकोनोमिया शब्द से लिया गया है। इसी को यूनानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनानी भी कहते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। तो लिखिए, अर्थशास्त्र या इकोनॉमी ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से लिया गया है। ओइकोनोमिया शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ओइकोनोमिया। इसी को हम कौन सी भाषा कहते हैं? यूनानी। जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑइकस नोमस। ऑइकस नोमस। ऑइकस का मतलब क्या होता है? ऑइकस का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक। ऑइकस मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक बोले तो घरेलू ना। ठीक। और नोमस का मतलब होता मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन। हमने बताया कि जो ऑइकस है, ऑइकस का शाब्दिक अर्थ होगा घरेलू, डोमेस्टिक, और नोमस का अर्थ होगा मैनेजमेंट, अर्थात प्रबंधन। अर्थात घरेलू घरेलू जरूरतों का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। राइट करिए। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ राइट करिए। शाब्दिक अर्थ राइट करिए, धन का शास्त्र। धन का शास्त्र। ठीक। अभी हमने बताया था कि मान लीजिए तुम्हारी आय आय
जो है आय का हिस्सा अगर आपने खर्च कर डाला और आपको जो जरूरत है, अगर आपको जरूरत पूरा करना है तो आप क्या करोगे? संसाधन बढ़ाओगे, उसके लिए कोई ना कोई नीतियां लाओगे, अपने खर्च को क्या करोगे? सीमित करोगे। तो उत्पादन के आधार पर ना, उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? उत्पादन के आधार पर कौन कौन से भाग? वह दूसरी चीज है। ठीक ठीक। देखो, उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की ना, एक पूंजीवाद, एक साम्यवाद या समाजवाद ना। हमने बताया अर्थव्यवस्था उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? एक पूंजीवाद, एक समाजवाद ना। एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, और एक होती है समाजवाद, या इसी को हम क्या कहते हैं? साम्यवाद। इसी को क्या कहते हैं? साम्यवाद। अच्छा, पूंजीवाद में किसकी बात होती है? या फिर इसी को हम कहते हैं राज अर्थव्यवस्था। पूंजी अर्थव्यवस्था में किसको लाभ होता है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में किसको लाभ होता है? किसको लाभ होता है बताइए? देखिए, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में जनता के लाभ की, जनता के हित की बात नहीं होती। देखिए, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या है? मान लीजिए कि ये समय किसका है? ठंडी चल रही, गर्मी? गर्मी चल रही। चलो फिर गर्मी चल रही, पंखा की बात किया जा रहा। देखिए, एक ए फैक्ट्री है पंखा बनाने वाली, एक बी फैक्ट्री है पंखा बनाने वाली ना। मान लीजिए कि जो ए फैक्ट्री है, इसने अपने पंखे की कीमत 1200 रुपए रखी। कितने रुपए रखी? 1200 रखी। और इसने अपने पंखे की कीमत 1500 रुपए रखी। कितनी रखी? 1500। अच्छा, जब बताइए कि जब मांग बढ़ेगी, जब जरूरत बढ़ेगी तब मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति भी करना होगा। आपूर्ति करना होगा। नहीं समझ में आई? अगर आपको जरूरत पंखों की है तो आप बाजार में मांग करोगे कि हमको पंखे की जरूरत है, और जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो आपूर्ति करेगी नहीं? पूर्ति या आपूर्ति? बात समझे कि नहीं समझे? पूर्ति करेगी उसकी। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर जब मांग बढ़ गई, मांग बढ़ गई तो जो पूर्ति करेंगे ना, पूर्ति तो करेंगे, लेकिन ये हो सकता है कीमत में वृद्धि भी कर देंगे। जब मांग बढ़ेगी तो कीमत में वृद्धि भी कर देंगे। अब बताइए कि ज्यादा पंखा ये 1200 वाला बिकेगा मार्केट में कि 1500 वाला? 1200 वाला। अब हमका दिमाग के यहां पर ये नहीं लगाना कि नहीं 1500 क्वालिटी मेड, या हमका तुमका नहीं समझेगा। नहीं सोचो कि 300 रुपये में कुछ तो अंतर है, हिम्मत कापर का वायरिंग एल्यूमिनियम, हमका ऐसे नहीं समझेगा। अब सुनिए, ये 1200 का पंखा दे रहे थे ना, हो सकता है जब मांग बढ़ी ना तो ये अपने पंखे की कीमत 1400 रुपए कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं? 1400 कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? पूंजीवाद। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। अर्थात पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में सारी चीजें क्या होंगी? प्राइवेट होंगी। मोस्टली चीजें क्या होंगी? प्राइवेट सेक्टर से होंगी। और प्राइवेट सेक्टर से, जैसे सुनिए, तुम लोग पेपर देने गए हो या जाते हो या जाएंगे? हमने क्या कहा? गए हो या जाएंगे ना। अब मान लीजिए कि तुम्हारा सेंटर कहां पर है? तुम्हारा सेंटर मान लीजिए कि सोनई में। कहां पर है? सोनई में। अब तुम ट्रेन से आए, ट्रेन से उतरे कहां पर? उबरनी में। अब यहां पर जो ऑटो वाले हैं, उबरनी से लेकर सोनई तक का किराया 10 रुपए लेते हैं, लेकिन उनको पता चल गया कि आज पेपर है, तो हो सकता है वो 10 रुपए की जगह 30 रुपए या 50 रुपए भी कर सकते हैं। तो पूंजीवाद है ना, उन्होंने जो ऑटो लिया उसमें अपनी पूंजी लगाया ना, वो उनका खुद का है ना। तो क्या इसमें जनता के लाभ के, जनता के हित की बात होती है? नहीं होती। तो पूंजीवाद थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत? ठीक।
देखिए दूसरी अर्थव्यवस्था हमने बताया राज अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? राज अर्थव्यवस्था। और राज अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम दो तरीके पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे समाजवाद, एक पढ़ेंगे साम्यवाद। इसमें किसकी बात होगी? जनता के हित की बात होगी। और इसमें जो नियंत्रण रहेगा वो सरकार का रहेगा। किसका नियंत्रण रहेगा? सरकार का रहेगा। देखिए इसको हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन यहां से आने नहीं, अभी जो बताया जाए केवल समझो, क्वेश्चन जो आगे ही है यहाँ से नहीं, केवल समझ लो कि समाजवाद आएगा, साम्यवाद है क्या। देखिए मान लीजिए कि रायबरेली है, रायबरेली नाम सुना है? लखनऊ नाम सुना है? देखिए जैसे मान लीजिए कि रायबरेली स्टेशन से लखनऊ स्टेशन के लिए जो पैसेंजर चल रही है, जो ट्रेन चल रही है, उसका मान लीजिए कि किराया 50 रुपए है। ये मानने के लिए कह रहे हैं, हो सकता है ज्यादा कम भी हो सकता है ना। अब सुनिए, अरे भाई साहब मान लिया। अब सुनिए, जैसे उस पैसेंजर में एक व्यक्ति बैठ के जा रहा है तब भी सरकार किराया टिकट कितने का लेगी? 50 रुपए। अगर एक व्यक्ति जा रहा है तब भी 50 रुपए, 10 व्यक्ति जा रहे हैं तब भी 50 रुपए, 100 व्यक्ति उसी ट्रेन से सफर कर रहे हैं तब भी 50 रुपए, 1000 व्यक्ति उस ट्रेन से सफर कर रहे हैं तब भी 50 रुपए होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे ही मांग बढ़ती थी वैसे ही वो किराया, वैसे ही वो कीमत क्या करते थे? वृद्धि कर देते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो ये अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? राज अर्थव्यवस्था। इसमें जनता के हित की बात की जाती है। समझ में बात आई थोड़ा बहुत? फिर देखिए समाजवाद साम्यवाद। देखिए समाजवाद क्या होता है? रूस समाजवाद अर्थव्यवस्था अपनाया है। रूस ने कैसी अर्थव्यवस्था अपनाई है? समाजवाद अर्थव्यवस्था अपनाई। समाजवाद जो राज अर्थव्यवस्था है, इसी को आप समाजवाद अर्थव्यवस्था समझ सकते हो। साम्यवाद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? चीन सुने हो? विकेंद्रीकृत सुने हो? विकेंद्रीकृत किसे कहते हैं? ठीक, तुम एनालिसिस अपने माइंड में करो, हमें पता चल जाएगा। सुनिए, जिसको बंटवारा नीचे को बांटते हुए चला है। जैसे अपने लोगों के यहाँ क्या है? अपने लोगों के यहाँ जैसे अभी तक राशन जैसे बंटता है, राशन बंटता है, तो ये सरकार के बाद ये एक प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाता है। लेकिन नियंत्रण किसका है? सरकार का है। प्राइवेट सेक्टर में दिया गया, लेकिन नियंत्रण किसका है? सरकार का। तो ये अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था जैसे अपनाने वाला देश कौन सा है? चीन। कौन सा है? चीन। इतनी बात समझ में आई कि उत्पादन के आधार पर जो हम अर्थव्यवस्था के प्रकार दो पढ़ेंगे, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक राज अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में जनता के हित की बात नहीं की जाएगी, इसमें फायदे की बात की जाएगी। और जो समाजवाद है इसमें जनता के हित की बात की जाएगी। बात समझ में नहीं समझ में? अच्छा, भारत किस अर्थव्यवस्था को अपनाया है? भारत किस अर्थव्यवस्था को अपनाया है? देखिए सुनिए, जो देश 1935-30 के बाद आजाद हुए, उनके सामने ये स्थिति हो गई कि हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था अपनाएं या समाजवाद, या फिर हम राज अर्थव्यवस्था अपनाएं। क्योंकि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था सही है, लेकिन कब? जब देश हमारा पूरा शिक्षित हो, जब देश में जनसंख्या सीमित हो। और हम लोगों के यहाँ असीमित। हम लोग नंबर 1 पे आ गए ना। हमें गर्व है, हम भारतीय हैं ना। क्यों भारतीय होने पे हमें गर्व नहीं है? अरे किसी चीज में तो हमारा इंडिया आगे गया ना। हम भारतीय, हमें गर्व है। तो क्या यहाँ पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था अपनाई जा सकती है पूरी तरीके से? नहीं अपनाई तरीके जा सकती। क्या यहाँ पर राज अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अपनाई जा सकती है? नहीं अपनाई जा सकती। जैसे मान लीजिए कंघा है, जैसे मान लीजिए कि चाउमीन है, जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, तो क्या सारी फैक्ट्रियां, सारी इंडस्ट्री सरकार अपने ही रखेगी, अपने ही नियंत्रण में? नहीं रख सकती ना। तो जो देश 1930-1935 ईस्वी के बाद आजाद हुए, उनके पास ऐसी समस्याएं हुई कि हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाएं या राज अर्थव्यवस्था।
तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुछ कुछ व्यवस्थाएं पूंजीवाद की अपना ली, कुछ व्यवस्थाएं राज की अपना ली। इसी को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ रहा? अर्थात जो देश 1930-35 ईस्वी के बाद, हालांकि इसके पहले वाले भी कुछ अपना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आजादी का कोई वर्चस्व इसमें नहीं। अर्थात कुछ देश ने क्या किया कि यहाँ पर पूंजीवाद के कुछ रूल्स अपना लिए, कुछ ने क्या किया, राज अर्थव्यवस्था को अपना लिया। और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अपनाने के बाद वो अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाई, पूंजीवाद कहलाई। जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया। जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो वही चीज तो हम भी बताएं। इसके अंतर्गत हम दो पढ़ेंगे, वो आगे डीपली पढ़ा जाएगा, केवल आज ऐसे नॉर्मल शब्दों में हमको समझना है। अब क्या अपने यहाँ राशन नहीं बंटता तो साम्यवाद वाली व्यवस्था नहीं है? क्या अपने यहाँ ट्रेन नहीं चलती हैं? क्या अपने यहाँ पंखा नहीं बिकता, कूलर नहीं बिकता, रजाई नहीं बिकत? तो पूंजीवाद है ना। पूंजीवाद भी अपनाए हम लोग, समाजवाद भी अपनाए, साम्यवाद भी अपनाए। समाजवाद साम्यवाद किसका है, राज अर्थव्यवस्था का है। तो कुछ चीजें पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की अपना ली गई, कुछ चीजें राज व्यवस्था की अपना ली गई। यही अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती? मिश्रित। कौन सी कहलाई? मिश्रित। समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक। आगे हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थ मतलब रुपया, व्यवस्था मतलब इंतजाम करना, क्षेत्र आप अपने पैसों की व्यवस्था, अपने जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था किन किन क्षेत्रों से कर सकते हैं? बैंक से। और बैंक में कैसे, क्या स्वतः अपने आप बैंक में पैसा आ जाएगा? कृषि करके। ठीक। क्षेत्र का मतलब हमने बताया एक एक पार्टिकुलर चीज तुम लोग बता रहे हो। एक होता प्राथमिक, एक होता द्वितीयक, एक होता है तृतीयक। ठीक। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जिसमें जमीनी लेवल से, कृषि से संबंधित, भूमि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होंगी वो क्या कहलाएंगी? प्राथमिक। क्या कहलाएंगी? प्राथमिक। मिट्टी से संबंधित है। देखो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ईंटों का निर्माण करना अच्छा काहे पर आधारित है? यह वाला बताओ। अरे भैया भट्टा नहीं, ईंटों का निर्माण करना किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ये बताइए। कहाँ आएगी? प्राथमिक। देखिए अगर ईंटों का निर्माण आएगा, तुमने क्या पूछा था? वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्या चीज? हाँ बोलो बोलो। वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा मिट्टी के बर्तन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। हमने बताया जो भी चीजें मिट्टी से संबंधित हैं ना, कृषि से संबंधित है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे कह दियो कि चावल है, धान है, अब धान कह दियो कि मैं घर में तो प्राथमिक क्षेत्र, और जब पलेसर में आएगा तो कहा द्वितीय क्षेत्र हो जाए। पलेसर द्वितीय क्षेत्र भा, धान द्वितीय क्षेत्र नहीं भा। या नहीं कि धान पलेसर के अंतर्गत और चावल द्वितीय क्षेत्र हो जाए।
आपने उस धान को पैलेसर में ले गए, उस उद्योग में ले गए, तो वो उद्योग द्वितीयक क्षेत्र है, वो धान द्वितीयक क्षेत्र नहीं कहलाएगा, धान प्राथमिक ही रहेगा। समझ में आया? ठीक, आगे हम बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र समझ गए ना, इसमें कृषि से संबंधित हो गई चीजें, इसमें भूमि से संबंधित हो गई, या फिर इसमें कच्चा माल हो गया, कच्चा माल हो गया ना। अब देखिए, जो चीजें कृषि से संबंधित हुई, जो चीजें भूमि से संबंधित हैं, जो चीजें कच्चे माल से संबंधित हैं, क्या आप उनको सीधे तरीके से उपयोग कर सकते हैं? कुछ चीजों का तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का उपयोग हम नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे धान, अब तो घर में पहले के समय में होता था, अब के समय में होता है? किसकी पत्नी करती भैया, किसकी पत्नी घर पे धान से चावल निकाल लेगी? हाँ, पहले के समय में ऐसे होता था ना, कड़िया में हमने कहे, कड़िया में पहले धान काटा जाता रहा, उसकी कुटाई की जाती थी ना। गेहूं था, गेहूं की पहले जात से क्या की जाती थी? पिसाई की जाती थी। आज के समय में वो कौन सा व्रत होता? करवा चौथ। करवा चौथ होता है, भारतीय समाज में होता है, तो उसमें जो भी पदार्थ उस दिन बनता है, उसमें चावल के आटे की जरूरत होती। किसी के घर में जात में पीसा जाता 1-2% लोगों के अलावा, वो अपवाद है, 1-2% लोगों के अलावा पीसा जाता है? नहीं पीसा जाता। तो जो कृषि, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र की चीजों को उपयोग करने के लायक जिस उद्योगों की जरूरत होती है, वो क्या कहलाता है? जहां पर होता वो द्वितीयक, अर्थात जहां पर आप इसको ले जाओगे, जहां पर आप इसको ले जाओगे, जिस उद्योग में ले जाओगे, वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? कौन सा क्षेत्र? हाँ, जैसे तुम्हारी चक्की पहले सर ना, बात समझ में आई? क्या होता है तृतीयक? तृतीयक क्षेत्र क्या कहलाता है? जहां पर सेवा ना, जहां पर जिससे हमको सेवा मिलती है, जैसे पुलिस हमारी सेवा करती है, वो हम लोग उनको समझ लेते हैं, लेकिन वो हमारे लोगों के सेवक हैं ना। बैंक में जाओ तो मोस्टली सर्वर डाउन रहता है, हम लोग समझ नहीं पाते वो हमारे लोगों के लिए नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों के टैक्स से पैसा ले रहे हैं। रेलवे, ये सारी हमको सेवाएं दे रहे हैं, तो जितनी चीज सेवाएं के अंतर्गत आती हैं, वो कौन सी चीजें होंगी? तृतीयक। तो पहले के समय में हमको कितने क्षेत्र पढ़ने थे? 3। कितने क्षेत्र पढ़ने थे? 3। लेकिन आधुनिक में हो गए हैं 5। आधुनिक में कितने हो गए? 5। कौन कौन? एक हो गया चतुर्थ, एक हो गया पंचम। एक हो गया चतुर्थ, एक हो गया है पंचम। देखो, ये जो तृतीयक है ना, तृतीयक क्षेत्र से कुछ चीजें हटाकर चतुर्थ में कर दी गई हैं, तृतीयक से कुछ चीजें हटाकर पंचम क्षेत्र में कर दी गई। चतुर्थ में कौन कौन सी कर दी गई? चतुर्थ में कौन कौन सी कर दी गई? जितनी भी बौद्धिक गतिविधियां, क्या बताया? जितनी भी बौद्धिक गतिविधियां हैं, वो चतुर्थ श्रेणी में कर दी गई। जैसे जिससे बौद्धिक का मतलब बुद्धि, गतिविधियां का मतलब समझ रहे हो, अर्थात जिससे बुद्धि का विकास हो, नॉर्मल शब्दों में समझ सकते हो। जैसे शिक्षा, जैसे पुस्तकालय, जैसे विद्यालय, ये सब हमारे किसके? देखिए, ये भी तो हमको सेवा देते थे। पुस्तकालय हो गया, विद्यालय हो गया, ये हमको सेवा इससे मिलती थी। तो हमने क्या बताया, जो चतुर्थ क्षेत्र है और जो पंचम क्षेत्र है, ये किससे कटा है? तृतीयक से। और तृतीयक में हमको क्या मिलती थी? सेवा। तो जिसमें शिक्षा संबंधित, तुम्हारे बुद्धि के विकास से संबंधित जो क्षेत्र, जो भी चीजें आएंगी, जिसकी हिस्सेदारी होगी, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? चतुर्थ। किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? चतुर्थ। पंचम क्या है? देखिए, उच्च स्तरीय निर्णय लेना। पंचम में हमने क्या बताया? उच्च स्तरीय निर्णय लेना। देखिए, इसमें सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं आ जाएंगी, आयोग आ जाएंगी। समझ में आई बात? उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली जो भी कमेटियां हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, या फिर कोई आयोग हो,
कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर क्लास समझ में आती है तो क्लास को लाइक कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।